हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। देखिए, स्टैटिस्टिक्स की मैं काफ़ी क्लासेस डाल चुका हूँ। बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। आप सब बहुत अच्छे से देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं, बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं आप। ठीक है। उसी के साथ साथ बच्चों ने डिमांड की कि सर एक आध क्लास या एक दो क्लास अकाउंटिंग की भी डाल दीजिए। ठीक है। तो चलिए, पहली बात तो मैं बच्चों की डिमांड पर ये क्लास डाल रहा हूँ। फिर भी मैं आपको बता दूं कि ये किसी स्पेसिफिक क्लास के लिए नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक करा रहा हूँ मैं अकाउंट का। बिल्कुल बेसिक कराऊंगा, बिल्कुल शुरुआत से कराऊंगा। इसलिए सबके लिए ज़रूरी है जो भी अकाउंटिंग शुरुआत से पढ़ेंगे, 9th 10th 11th बीकॉम फर्स्ट ईयर। ठीक है, सबके लिए, यानी जो जो भी अकाउंटिंग की शुरुआत करेंगे, जर्नल एंट्री करते हैं, सीधी सीधी सी बात है, तो उन सबके लिए ये बहुत ज़्यादा जरूरी टॉपिक है। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अकाउंटेंसी या अकाउंटिंग। ठीक है। अकाउंटिंग को बहुत बड़ी चीज़ मानते हैं सब लोग कि बहुत बड़ी चीज़ है यार, पता नहीं कैसे होगा, पता नहीं कैसे होगा। ठीक है। मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूँ, छोटी सी बात अपने माइंड में सेट कर लीजिए, वही अकाउंटिंग होती है। भाई, आप कोई किसी भी तरह का बिजनेस कर रहे हैं, किसी भी तरह का व्यापार कर रहे हैं आप। ठीक है। तो उस व्यापार को करने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें लिखित में, अपना जो हिसाब किताब है वो लिखित में रखना पड़ता है। ठीक है। तो आप जो भी अपना हिसाब किताब है, जो भी अपना लेन देन है, उन सबको जिस लिखित रूप में या जिस तरीके से आप अपने पास लिख के रख रहे हैं ताकि आप उसको भविष्य में यूज कर सके, वही सारी जो वर्क करते हैं, जो काम करते हैं, वही सब अकाउंटिंग होता है। अपने हिसाब किताब को लेखा जोखा करके रखना, उनको लिखित रूप में रखना ताकि आप भविष्य में उसका आप यूज कर सके, वही सब क्या होता है, वही सब अकाउंटिंग होती है। अकाउंटिंग के बहुत सारे प्रोसेस आप अपने नॉर्मल लाइफ में भी अप्लाई करते हैं। ठीक है। नॉर्मल लाइफ में बहुत सारे अप्लाई करते हैं। ठीक है। घर के अंदर पता चला एक महीने की सैलरी आनी है, तो सैलरी आने जब आएगी तो उसके बाद उस सैलरी का ये हिसाब लगाया जाएगा, भाई इतने पैसे दूध वाले को जाने हैं, इतने बच्चों की पढ़ाई के लिए जाने हैं, इतने के लिए कपड़े के ऊपर खर्च करने हैं। ये सब क्या कर रहे हैं आप, लेखा जोखा कर रहे हैं सब चीज़ का। तो ये सब चीज़ क्या कहलाएगी, अकाउंटिंग। या फ्यूचर रेफरेंस के लिए कुछ भी आप कर रहे हैं, सब अकाउंटिंग ही होता है। ठीक है, बात समझ आई। तो अकाउंटिंग के अंदर सबसे पहली बात जो आप पढ़ते हैं, सबसे पहला जो टॉपिक, वो सबसे पहला टॉपिक होता है बुक कीपिंग। ठीक है, बुक कीपिंग। ठीक है। हिंदी में इसको बोलते हैं पुस्तपालन, पुस्तपालन। ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूं, ये सभी के लिए रेलिवेंट है, 9th 10th 11th बीकॉम सबके लिए रेलिवेंट है, क्योंकि मैं सारे टॉपिक वही उठाऊंगा। आप अपनी बुक के अंदर चेक करेंगे तो टॉपिक मिलेगा आपको। बुक कीपिंग क्या होता है, बुक कीपिंग होता है, बुक कीपिंग दो वर्ड से मिलकर बना है, बुक और कीपिंग, यानी पुस्त और पालन। पुस्त मतलब बुक, किताबें। ठीक है। और पालन का मतलब होता है उनको रखना, उनका रख रखाव। ठीक है। बुक कीपिंग पूरा मीनिंग क्या हो गया कि पुस्तकों को रख रखाव, मतलब पुस्तकों का रख रखाव करना या पुस्तकों को अपने पास रखना। अब पुस्तक तो समझ में आ गई, ठीक है, लेकिन ये रख रखाव, अपने पास रखना मतलब क्या है जी इसका। अपने पास रखने से मतलब ये नहीं है कि किताबों को ली आपने और अलमारी के अंदर सजा दी, वो मतलब नहीं होता। यहाँ रखने से मतलब होता है कि आप अपनी बुक्स को रखिए, सही टाइम पर उसके अंदर एंट्रीज कीजिए, सही टाइम पर लेखा जोखा कीजिए, हर तरीके से उसके अंदर जो कार्य करना है वो कार्य उसके अंदर कीजिए, उसी को बुक कीपिंग कहते हैं। ठीक है। तो बुक कीपिंग के अंदर हम क्या करते हैं, बुक कीपिंग के अंदर सबसे पहले जो अकाउंटिंग सिस्टम फॉलो करते हैं, हम अकाउंटिंग फॉलो करते हैं, उस बुक कीपिंग के अंदर ही हम जर्नल एंट्री बनाते हैं, जर्नल एंट्रीज। ठीक है। मैं आपको बता दूं, बुक कीपिंग का एक एग्जांपल बता देता हूं मैं आपको। आप जो भी कोई बाजार में मार्केट के अंदर कुछ लेने जाता है या कोई किसी तरह का उधार कुछ सामान लेने जाता है, ठीक है, तो आप एक चीज नोट करते हैं कि जैसे आप उधार सामान लेते हैं तो जो दुकानदार है वो दुकानदार क्या करता है, तुरंत आपको उधार सामान लेते ही अपने उसके पास एक बुक रखी हुई होती है, लाल से कवर की या किसी भी कवर की हो सकती है। ठीक है। वो बुक को उठाता है और उठा के उसके अंदर लिख देता है कि मिस्टर राम को 10,000 रुपए का माल उधार बेचा। ठीक है। बस वही बुक कीपिंग है, बस वही बुक कीपिंग है। उसी बुक के अंदर वो क्या करता है, अपने सारे लेखा जोखा, पूरे दिन के लेखा जोखा उस बुक के अंदर वो रफ बुक के अंदर उतार लेता है। समझ आई बात। फिर क्या करता है, उस रफ बुक को जब घर जाएगा, वो घर जाकर उसका माइंड शांत होगा, क्योंकि दुकान पर बहुत सारे कस्टमर हैं, अगर दुकान पे ही फेयर एंट्रीज करेगा वो तो बहुत सारी गलती होने के चांसेस हैं। तो वो क्या करता है, उस रफ नोट बुक में से ही घर जाएगा, जाके उस रफ नोट बुक के अंदर से ही उन सब चीजों को फेयर नोट बुक के अंदर उतार देगा।
फेयर नोटबुक कौन सी होती है, ये सब ये अकाउंटीय पुस्तपालन ही, पुस्तपालन के अंदर रखी गई जो पुस्तक है, बुक कीपिंग के अंदर रखी गई जो बुक्स हैं, उन्हीं की तो बात कर रहा हूं मैं, कि पहले रफ नोटबुक में वो डेटा उतारा जाता है, फिर रफ नोटबुक से सीधे मेन वाली बुक्स में वो डेटा एंटर कर लिया जाता है। किस फॉर्म में एंटर कर लिया जाता है, जर्नल एंट्रीज की फॉर्म में एंटर कर लिया जाता है। अब भैया जर्नल एंट्रीज के अंदर होता क्या है जी, भैया जर्नल एंट्रीज के अंदर आपको जर्नल एंट्री सीखने से पहले आपको मैं कुछ बहुत रेलिवेंट बातें इसके लिए बता देता हूं, जो उसके लिए जब आप जर्नल एंट्री सीखोगे पहले वो बात पता होना आपको जरूरी है। सबसे पहली बात, वैसे तो हम अपने बिजनेस के अंदर बहुत सारे कंसेप्ट फॉलो करते हैं, कंसेप्ट अवधारणाएं, ठीक है, अवधारणाएं जो पुराने विशेषज्ञ थे उन्होंने शोध किया इन सब चीजों के ऊपर, तो उन्होंने कुछ अवधारणाएं बनाई, ठीक है। वैसे तो अकाउंटिंग के अंदर बहुत सारी अवधारणाएं हैं, लेकिन बेसिकली मैं जो इन जनरल एंट्री से रिलेटेड जो मेन अवधारणाएं हैं, जो मेन कंसेप्ट हैं, वो मेन कंसेप्ट मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। सबसे पहला जो कंसेप्ट होता है कंसेप्ट, ठीक है। आप एक कॉपी और पेन लेके बैठेंगे, तुरंत साथ के साथ नोट करते रहेंगे। पहला जो कंसेप्ट होता है, पहले कंसेप्ट का नाम है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, ठीक है जी। अभी मैं बिल्कुल डिटेल में समझा दूंगा आपको। नंबर सेकंड, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। नंबर सेकंड हो गया मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, ठीक है जी। और तीसरा जो कंसेप्ट है आपका, बिजनेस एंटिटी हो गया, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट हो गया, और जो तीसरा कंसेप्ट है आपका वो है ड्यूल एंट्री कंसेप्ट, ड्यूल एंट्री कंसेप्ट, ठीक है। मैं आपको बड़े अच्छे तरीके से समझाऊंगा, सब बहुत ध्यान से समझेंगे, अभी समझ में आ जाएगा। इस हद तक मैं आपको जर्नल एंट्रीज करा दूंगा कि आप दूसरों को पढ़ाएंगे जर्नल एंट्रीज, ठीक है। बस आपको करना क्या है, बहुत ध्यान से समझना है और कॉपी पेन लेके बैठना है, जो मैं नोट करा रहा हूं वो नोट करते रहना है। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, सबसे पहली बात आपको माइंड में सेट रखनी है कि आपका बिजनेस आपसे अलग है। मतलब क्या है जी इसका, अलग कैसे है, अलग ऐसे है कि मान लिया आप अपने बिजनेस में बैठे हुए हैं और अपने बिजनेस के अंदर से आपने कोई चीज ली और उस चीज को लेकर आप अपने घर लेकर चले गए पर्सनल यूज के लिए, ठीक है। तो आपको बिल्कुल ऐसे ट्रीट किया जाएगा जैसे आप कोई बाहर वाले व्यक्ति हैं अपने व्यापार के लिए। मतलब आप समझ रहे होंगे सीधी सी बात कि आपका व्यवसाय आपसे अलग है, आपका बिजनेस अपनी अलग पहचान रखता है, आपका बिजनेस आपसे अलग है, तभी आप सही एंट्री कर पाएंगे। अदरवाइज आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मान लिया आपने 10 लाख रुपए लगाकर कोई व्यापार स्टार्ट कर दिया, कोई बिजनेस स्टार्ट कर दिया, बीच बीच में आपने क्या किया, थोड़ा थोड़ा वहां से मान लिया चावल का आपका जो है व्यापार है, तो आप क्या करते थे, बीच बीच में वहां से 10 किलो चावल ले आए, 20 किलो चावल ले आए और लाकर वहां से आपने घर पे यूज करना शुरू कर दिया। अब मान लेते हैं कि पूरे साल के दौरान आपने 3 लाख रुपए का चावल बेचा, जो आपने 2 लाख रुपए का खरीदा था। 2 लाख रुपए का खरीदा हुआ चावल, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, आप बिल्कुल नहीं सोचेंगे कि 2 लाख वाला चावल 3 लाख में कैसे बिक जाएगा, ठीक है। तो 2 लाख वाला चावल आपने 3 लाख रुपए में बेच दिया, ठीक है। लेकिन जब आपने वहां पर जाकर देखा तो वहां पर 2,80,000 का चावल खत्म हो चुका था। क्यों? क्योंकि 80,000 का चावल आपके घर जा चुका था, केवल 2 लाख वाला चावल ही आपने मार्केट में बेचा था, ठीक है। तो आप क्या सोचेंगे, आप सोचेंगे यार 2,80,000 का चावल यहां से जा चुका और 3 लाख का बिका, यार 20,000 का लाभ हुआ। 3 लाख रुपए पर 20,000 का लाभ बहुत कम है, तो मैं तो व्यापार बंद कर रहा हूं। तो आप क्या कर देंगे, व्यापार बंद कर देंगे। लेकिन आपकी एक छोटी सी गलती की वजह से आपने उस व्यवसाय को, उस व्यापार को गलत समझ लिया। गलती क्या की आपने गलती ये की, जब उस व्यापार से आप अपने लिए चावल लेकर गए तो आपको उसकी एंट्री भी करनी चाहिए थी। मैं बताता हूं, अगर आप उसकी एंट्री करते तो क्या होता भाई, 2 लाख रुपए, 2,80,000 का चावल आपका कम हुआ, आपने तुरंत एंट्री कर रखी थी। आप जो अपने घर चावल लेकर गए उसकी भी अगर आपने एंट्री करी होती तो आपको तुरंत पता चल जाएगा 80,000 का चावल तो मेरे घर गया है। एक तरीके से वो बचत ही तो है, वो सेविंग ही तो है जो आपके घर पे चली गई, ठीक है। अब आपने जो बेचा है मार्केट के अंदर, वो 2 लाख का चावल बेचा था, कुल कितने में बिका, 3 लाख में। अरे तो बहुत अच्छा प्रॉफिट है भाई, 2 लाख वाली चीज 3 लाख में बिक रही है, ठीक है। आप समझ रहे हैं मेरी बात। यानी कि व्यापार को हमेशा आपको अपने खुद से अलग ट्रीट करना है, ये मतलब होता है इस बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट का। व्यापार के मालिक के या व्यापार के बीच में भी कोई ट्रांजैक्शन अगर होती है तो उस ट्रांजैक्शन का भी आप लेखा करेंगे, उस ट्रांजैक्शन की भी आप एंट्री करेंगे।
समझ आई बात सबके? सीधी सी बात समझ आ गई होगी। दूसरी बात बहुत बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। मनी मेजरमेंट, मनी माने मुद्रा, पैसा, पैसा, मेजरमेंट माने नापा जा सकता हो जिसको, यानी आप यहां पर केवल उसी चीज की अकाउंटिंग करेंगे जिस चीज को आप पैसे में नाप सकते हो, पैसे में कन्वर्ट कर सकते हो। इसका एग्जांपल बहुत बढ़िया है कि मैं सड़क पर से जा रहा था, कोई व्यक्ति चलता चलता सड़क में से गिर गया। जब वो गिर गया तो मैंने उसको उठा दिया, गिरने से रोक दिया, बचा लिया गिरने से। अब जब गिरने से बचा लिया तो उसने मुझे धन्यवाद कहा। अब बताइए आप, मैं धन्यवाद की क्या एंट्री करूंगा? कुछ भी एंट्री नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैं उसके धन्यवाद को मनी में मेजरमेंट नहीं कर सकता, कोई पैसे का लेन देन नहीं हुआ। इसका एक बहुत बढ़िया एग्जांपल मैं आपको ले लेता हूं। मान लिया किसी का बच्चा खो गया। अब वो जो बच्चा खो गया वो परेशान व्यक्ति, तो आपने सोचा यार व्यक्ति परेशान है, इसका बच्चा ढूंढ के लाते हैं, ठीक है। आपने उसका बच्चा ढूंढा और लाकर उसको दे दिया, आपको मिल गया वो बच्चा कहीं, आपने उसका बच्चा उसको लाकर दे दिया। अब उस व्यक्ति ने आपको धन्यवाद कहा, भैया आपने मेरा बच्चा लौटा दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या इसकी कोई एंट्री करेंगे आप? नहीं, इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। हाँ, अब एक मैं चेंज कर रहा हूं, उसमें थोड़ा सा तुरंत एंट्री हो जाएगी। क्या कि उस व्यक्ति का जब बच्चा खो गया तो उसने अखबार में इश्तिहार निकलवा दिया, अखबार में एक एडवर्टीज करवा, मतलब प्रचार ये करवा दिया कि मेरा बच्चा खो गया, ठीक है। अब जब उसका बच्चा खो गया तो उसने इनाम रख दिया कि जो मेरा बच्चा ढूंढ कर लाएगा मैं उसे 50,000 रुपए का इनाम दूंगा, ठीक है। मैंने तुरंत वो पढ़ा और पढ़कर मैंने उसका बच्चा ढूंढा और लाकर दे दिया। उस व्यक्ति ने मुझे इस बार धन्यवाद नहीं, इस बार मुझे उसने 50,000 रुपए दिए। अब मैं एंट्री कर दूंगा। क्यों? क्योंकि इस काम के बदले मनी में नाप दिया हमने, इसको मनी में मेजरमेंट कर दिया। बात समझ आ गई? तो जिस चीज को आप मनी में माप सकते हैं केवल उसी की यहां पर एंट्री करेंगे, ठीक है। किसी फीलिंग्स की, किसी के स्वभाव की या किसी दया की कोई एंट्री यहां पर नहीं होगी। समझ आई बात आपके? तो दो कंसेप्ट आपके समझ में आ गए। अब तीसरा कंसेप्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ड्यूल एंट्री कंसेप्ट। इसका नाम भी सुना होगा आपने, दोहरा लेखा प्रणाली, डबल एंट्री सिस्टम भी बोलते हैं इसको, डबल एंट्री सिस्टम भी बोलते हैं, दोहरा लेखा प्रणाली, ठीक है। तो जब हम जर्नल एंट्री करते हैं तो हमें बेसिकली ये तीन कंसेप्ट को ध्यान में रखकर जर्नल एंट्री करनी पड़ती है। ये दो तो इजीली समझ में आ गए होंगे। अब ये मैं आपको समझा देता हूं ये क्या कंसेप्ट है जी। सबसे पहले समझ लीजिए कि ये जो ड्यूल एंट्री कंसेप्ट है, ये जो दोहरा लेखा प्रणाली है, ये ड्यूल एंट्री कंसेप्ट, ये एक इटली के व्यक्ति थे, ठीक है। उन्होंने इस ड्यूल एंट्री कंसेप्ट का फॉर्मेशन किया था। उन्हीं को इस ड्यूल एंट्री कंसेप्ट का फादर माना जाता है, जनक माना है, ड्यूल एंट्री कंसेप्ट का जनक माना जाता है, ठीक है। आपने अपनी बुक के अंदर पढ़ा भी होगा, उनका नाम था ल्यूका पैसियोली, लूका पैसियोली, ठीक है। ये लूका पैसियोली जो थे, इन्होंने ड्यूल एंट्री कंसेप्ट फॉर्मेट किया, बनाया, ड्यूल एंट्री कंसेप्ट का फॉर्मेशन किया ल्यूका पैसियोली ने, ठीक है। कब किया? सन 1494 में, सन 1494, सन 1494 ईस्वी में इन्होंने इटली के अंदर, इटली के रहने वाले थे, इटली के अंदर ही इस ड्यूल एंट्री कंसेप्ट का प्रतिपादन किया। इन्होंने ड्यूल एंट्री कंसेप्ट बनाया। इस ड्यूल एंट्री कंसेप्ट में इन्होंने क्या बताया? इस ड्यूल एंट्री कंसेप्ट में इन्होंने बताया कि हर एक लेन देन, व्यापार के अंदर होने वाली हर एक ट्रांजैक्शन, लेन देन ट्रांजैक्शन को बोलते हैं, हर एक लेन देन, हर एक ट्रांजैक्शन हमेशा दो खातों को प्रभावित करती है। व्यापार के अंदर होने वाली हर एक ट्रांजैक्शन हमेशा दो अकाउंट्स को इफेक्ट डालती है, ठीक है। तो इसीलिए इसे क्या कहा गया? दोहरा मतलब एक बार, दो बार, दो जगह प्रभाव डालेगी अपना, तो इसलिए क्या कह दिया गया? दोहरा लेखा प्रणाली, ड्यूल एंट्री सिस्टम। समझ आई बात? अब दोहरा लेखा प्रणाली जब वो ड्यूल एंट्री कंसेप्ट बनेगा तो मैं आपको बता देता हूं इसी के अंदर, ये इधर में उतार लेता हूं इसको। तो ये जो ड्यूल एंट्री कंसेप्ट बना, उन्होंने बताया कि दो खातों को प्रभावित करेगा, जिनमें से आपको एक खाते को तो डेबिट करना है जी, एक खाते को डेबिट और दूसरे को क्रेडिट करना है। डेबिट को शॉर्टकट में आप डीआर और क्रेडिट को शॉर्टकट में सीआर लिख सकते हैं,
बात समझ आ गई होगी सबके, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि जिस दो खातों को वो प्रभावित करेगा उनमें से एक खाते को आप डेबिट करेंगे और एक खाते को आप क्रेडिट करेंगे। जिन बच्चों ने फाइनल अकाउंट बना रखे हैं और सीख रखे हैं, आज बहुत जरूरी बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। फाइनल अकाउंट जब आप बनाते हैं तो उसमें पहले ट्रेडिंग P&L बनाते हैं, एक ही परफॉर्मा होता है इन दोनों का, ऊपर की तरफ ट्रेडिंग, नीचे की तरफ P&L, और साइड में आप बनाते हैं बैलेंस शीट। तो आपने हमेशा नोट किया होगा, आपके सर, आपके टीचर्स ने आपको बताया होगा कि भैया बैलेंस शीट हमेशा आपकी इक्वल आती है, ठीक है। बैलेंस शीट हमेशा अगर इक्वल नहीं है तो आपने कोई चीज छोड़ दी, कोई चीज गलती है उसके अंदर। तो मैं आपको सबसे पहले आप ये बात बता दूं, आज के आज आप ध्यान में रख लेंगे कि उसके बैलेंस शीट के इक्वल आने का रीजन ये ड्यूल एंट्री कांसेप्ट ही होता है। बैलेंस शीट हमेशा इसके वजह से ही इक्वल आती है। क्यों? क्योंकि बैलेंस शीट के अंदर जो एसेट साइड होती है, जो एसेट साइड होती है वो डेबिट होती है और जो लायबिलिटी साइड होती है वो सारी क्रेडिट होती है। तो वो डेबिट और ये क्रेडिट, क्योंकि हर एक खाता डेबिट भी किया गया है और हर एक ट्रांजैक्शन क्रेडिट भी की गई है, इसलिए वो हमेशा ही इक्वल आएगी। बात सबके समझ आ गई? यानी बहुत बार ये आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द रीजन फॉर इक्वल ऑफ लायबिलिटी एंड एसेट्स ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट की लायबिलिटी और एसेट्स इक्वल आने का क्या कारण है? तो वो कारण ये ड्यूल एंट्री सिस्टम है, ठीक है। जो ड्यूल एंट्री कंसेप्ट है वो इसी की वजह से बैलेंस शीट को इक्वल कर देता है। समझ आई बात? अब मुझे क्या सीखना है भाई? मुझे जर्नल एंट्री सीखनी है। तो अगर मुझे जर्नल एंट्री सीखनी है तो मुझे ड्यूल एंट्री कंसेप्ट का पता होना चाहिए, जो मैं आपको समझा चुका। अब ड्यूल एंट्री कंसेप्ट का किसे पता होगा? जिसे डेबिट और क्रेडिट का ज्ञान होगा। बात समझ आई? यानी अगर मुझे डेबिट करना और क्रेडिट करना आ गया तो मेरे से जर्नल एंट्री करनी आ गई। बात समझ आई? तो आपको जर्नल एंट्री सीखनी है ना? नहीं, आपको डेबिट और क्रेडिट करना सीखना है। बात सबके समझ आ गई होगी। बहुत इजी तरीके से मैंने आपको समझाया है। इस लायक आपको मैं कर दूंगा कि आप दूसरों को पढ़ाएंगे, दूसरों को समझाएंगे, ठीक है। फिर भी कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब मुझे क्या सीखना है, आप फटाफट वीडियो पोस्ट करके आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि टाइम नहीं है, अगर नोट करने का टाइम दूंगा वीडियो फिर से बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो मैं इसको रब कर देता हूं एक बार, ठीक है। देखिए, चलिए, ठीक है। तो अब हमें जो सीखना है रूल, हमें रूल सीखना है डेबिट और क्रेडिट करने का। हमें जो रूल सीखना है डेबिट और क्रेडिट करने का, तो यहां लिखेंगे रूल फॉर डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट एंड क्रेडिट यानी कि आपने सुना भी होगा, इसको गोल्डन रूल बोलते हैं, ठीक है। वही गोल्डन रूल बताने जा रहा हूं, ठीक है। अब वही गोल्डन रूल, मेरा बताने का तरीका थोड़ा सा अलग है, ठीक है। गोल्डन रूल में आपको केवल 3 चीजों का ध्यान रखना है। 3 अकाउंट होते हैं आपके गोल्डन रूल के अंदर, 3 अकाउंट होते हैं। पहला होता है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट, अकाउंट को शॉर्टकट में एसी लिख देते हैं, A/C, ठीक है। तो हिंदी में इसको बोलते हैं व्यक्तिगत खाते। व्यक्तिगत खाते, ठीक है। दूसरा आपका होता है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट यानी वास्तविक खाते। वास्तविक खाते, या इसको आप संपत्ति खाते भी बोल सकते हैं, संपत्ति खाते, ठीक है। और जो तीसरा आपका होता है, तीसरा होता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट, इसको हिंदी में बोलते हैं नाममात्र या आय व्यय खाते। आय व्यय खाते, कुछ रटने की जरूरत नहीं है भाई, बस छोटी सी बात समझनी है। कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, छोटी सी बात समझनी है। व्यक्तिगत बात खाते, पर्सनल अकाउंट, तो व्यक्तिगत खाते हैं ऑब्वियसली व्यक्तियों से रिलेटेड होंगे। जब व्यक्तिगत खाते हैं तो ऑब्वियसली इसमें व्यक्ति का कोई जिक्र होगा, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है आपको, रिसीवर को डेबिट और पेयर को क्रेडिट करना है। यानी पाने वाला डेबिट, पाने वाले को क्या करना है? डेबिट, और देने वाले को क्रेडिट करना है। यानी ये तो हो गया रिसीवर आपका, ये तो हो गया आपका रिसीवर, और ये हो गया आपका पेयर, ठीक है। ठीक है भैया, पाने वाला डेबिट और देने वाला क्रेडिट।
वहां जाने से पहले इसी को समझ लेते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात तो आप ये बना दीजिए अपने पेज के ऊपर, कॉपी और पेन लेके आप बैठे होंगे ऑब्वियसली, तो ये बना दीजिए, ठीक है। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ पाने वाला डेबिट और देने वाला क्रेडिट कैसे होगा। देखिए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लिखता हूँ यहाँ पर, ठीक है। छोटा सा एग्जाम्पल लिखते हैं, मोहन को 10,000 रुपये दिए, ₹10,000 पेड टू मोहन को 10,000 रुपए दिए, इंग्लिश में ₹10,000 पेड टू मोहन को 10,000 रुपए दिए। तो आप मुझे बताइए इसमें पाने वाला कौन है? मोहन। कौन है पाने वाला? मोहन। और पाने वाले को क्या करना है? डेबिट करना है। तो मैं क्या कर दूंगा एंट्री में? मैं एंट्री में कर दूंगा मोहन डेबिट, ऐसे करना है आपको, मोहन डेबिट। और क्रेडिट भी करना है कुछ, मैंने भी आपको बताया था कि डुअल एंट्री कंसेप्ट में हमेशा दो खाते प्रभावित होंगे, ठीक है। एक को डेबिट करना है तो दूसरे को क्रेडिट करना है। तो डेबिट वाले के सामने तो डेबिट लिखना जरूरी है, क्रेडिट वाले के सामने क्रेडिट लिखना जरूरी नहीं है। आप इसको टू में डाल दें, इसका मतलब क्रेडिट हो जाता है। बात समझ आई? तो मोहन डेबिट और टू कैश अकाउंट 10,000, ठीक है। फिलहाल आप बस ये समझिए कि ये एंट्री करनी है। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा इसका परफॉर्मेंस कैसे बनता है, मैं आगे आपको ये भी बताऊंगा कि ये क्रेडिट क्यों किया। फिलहाल मुझे क्या समझाना था? फिलहाल तो मुझे ये डेबिट समझाना था, पाने वाला डेबिट होता है, ठीक है। साथ के साथ एक एग्जांपल में वैसे ही बता देता हूं ओरली आपको कि राम से 8,000 रुपए मिले, राम से 8,000 रुपये मिले। तो जब राम से 8,000 रुपये मिले तो देने वाला कौन है? पैसे देने वाला पेयर कौन है? राम। हमारे पास तो पैसा आ रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू राम। इस बार राम को क्या कर दिया? क्रेडिट, क्योंकि वो इस बार देने वाला है, ठीक है। समझ आ गया होगा आपके। मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा जर्नल एंट्री के, उनमें बिल्कुल क्लैरिफाई कर दूंगा आपको। अब दूसरा रूल करते हैं हम, रियल अकाउंट, इसको बोलते हैं संपत्ति खाते, ठीक है भैया। तो संपत्ति खाते में डेबिट और क्रेडिट करने का क्या रूल है भाई? रूल और डेबिट और क्रेडिट ही तो सीख रहे हैं हम, डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है। तो आपके बिजनेस में आने वाली हर एक वस्तु डेबिट होगी, आपके बिजनेस में आने वाली हर एक वस्तु डेबिट होगी, ठीक है। डेबिट विच कम्स एंड क्रेडिट विच गोज, समझ आई बात? यानी जो आया वो डेबिट और जो गया वो क्रेडिट। समझ में आई बात? ये केवल हम वस्तुओं के रिलेशन में पढ़ते हैं, इसलिए क्या लिखा है? संपत्ति खाते, वस्तुओं के रिलेशन में पढ़ते हैं। क्लियर बात? समझ में आई बात? तो आने वाली सभी वस्तुएं व्यापार में आने वाली सभी वस्तुएं डेबिट होंगी, और जाने वाली सभी वस्तुएं क्रेडिट होंगी, ठीक है। ये सीबीएसई बोर्ड के बच्चे अगर वीडियो देख रहे होंगे तो सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चों के लिए मैं बोल देता हूं कि डेबिट विच कम्स, जो आया वो डेबिट कर दो, एंड क्रेडिट विच गोज, और जो गया वो क्रेडिट कर दो, ठीक है। आप बुक्स के अंदर ये पढ़ेंगे जो मैं बोल रहा हूं, ठीक है। हिंदी वालों के लिए मैंने लिख दिया। वैसे सीबीएसई बोर्ड वालों के भी समझ में तो हिंदी में ही आता होगा ना, या डबिंग तो हिंदी में ही होती होगी ना, ठीक है। तो मैं बता रहा हूं आपको कि आपके बिजनेस के अंदर जो चीज आई वो डेबिट करनी है आपको, और जो चीज गई वो क्रेडिट करनी है आपको, ठीक है। तो मैं इसका आपको एग्जांपल लिख देता हूं। चलिए यहां पर मैं लिख देता हूं एग्जांपल, क्योंकि वहां थोड़ा जगह कम है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं एग्जांपल, ठीक है। आप नोट करते रहेंगे, कॉपी पेन आप लेके ही बैठे होंगे, ठीक है। तो यहां पर मैं एग्जांपल लिख देता हूं आपको। देखिए एग्जांपल, फर्नीचर खरीदा, ठीक है, 20,000 का। फर्नीचर खरीदा ₹20,000, ठीक है। तो जब आपने फर्नीचर खरीदा, आपको केवल ये देखना है कि क्या आया और क्या गया, बस। आप अगर यही फाइंड करना सीख लेंगे क्या आया और क्या गया, आप तुरंत एंट्री बना देंगे। आप जल्दी जल्दी सोचिए, अपने आप ही सोचिए क्या आया और क्या गया। भाई फर्नीचर खरीदा 20,000 रुपए का, तो फर्नीचर मेरे पास आया होगा, फर्नीचर खरीदा ना, फर्नीचर आया होगा, और गया क्या होगा? कैश, पैसा गया होगा। पैसा भी तो वस्तु ही होती है कि नहीं? पैसा भी वस्तु ही होता है। तो आया क्या? फर्नीचर। तो आने वाली चीज को क्या करना है मुझे? आने वाली चीज को डेबिट करना है। तो यहां लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट, और मेरी तरफ से गया क्या है? कैश। तो टू कैश अकाउंट 20,000 एंड 20,000। उम्मीद है आपके समझ आ गया होगा।
जो चीज आई वो डेबिट और जो चीज गई वो क्रेडिट। बात समझ सबके आई होगी, क्लियर है यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, आप एंट्री बिल्कुल इजीली बना सकते हैं। तीसरा रूल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल, हर जगह आपको ये थोड़ा सा परेशान करेगा अगर आप ध्यान से नहीं समझेंगे तो। अभी समझ लेना आप, मैं कह रहा हूं आप खुद पढ़ाएंगे दूसरे को, बात समझ आई? तो तीसरा रूल मैं आपको समझा देता हूं कि कुछ नहीं करना। खर्चे होते हैं व्यापार के अंदर, बिजनेस के अंदर खर्चे होते हैं ना, एक्सपेंसेस, लो जी खर्चे, ठीक है, और हानि यानी लॉसेस, लो जी इंग्लिश में भी लिख देता हूं मैं, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ये आपको डेबिट करने हैं। बिजनेस के अंदर जो एक्सपेंस होंगे, जो लॉस होंगे वो डेबिट करने हैं, और जो क्रेडिट करना है वो हो गए, जस्ट इसका उल्टा क्रेडिट करना होगा, सीधी सी बात है भाई। खर्चों का उल्टा क्या होगा? खर्चों का उल्टा होगा इनकम यानी आय, इनकम को क्रेडिट करना है, ठीक है। और दूसरी चीज है हानि, यानी कि हानि का उल्टा क्या होगा? प्रॉफिट यानी कि लाभ, ठीक है। खर्चे और हानि डेबिट करनी है, आय और लाभ, आय तथा लाभ, ठीक है, ये आपको क्रेडिट करना है। बात समझ आई? अब छोटी सी बात, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल बेसिक पढ़ा रहा हूं तो छोटी छोटी बात मैं आपको बता के चलता हूं भाई। दो चीज होती है खर्चे और हानि, दो चीज होती है खर्चे और हानि। इसमें बच्चे कंफ्यूज होते रहते हैं, सर जी खर्चे क्या है और सर हानि क्या है, ठीक है। तो खर्चे और हानि में मैं आपको बेसिकली छोटा सा डिफरेंस बता देता हूं, ठीक है। खर्चे आप हमेशा अपनी मर्जी से करते हैं, लेकिन हानि कभी आप अपनी मर्जी से नहीं करते। खर्चों के ऊपर आपका कंट्रोल होता है, हानि के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता। भाई खर्चे करने होंगे, मुझे 10 का खर्चा करना है तो मैं 10 खर्च करूंगा जेब से, 20 का खर्चा करना है 20 करूंगा, लेकिन हानि मुझसे पूछ के थोड़ा ही होगी कि सर हाँ मुझे हानि होना है जी, मैं 20 रुपए की हूं या 10 रुपए की हूं, तो ऐसा नहीं है ना, तो ये मेरे हाथ में, मेरे कंट्रोल में नहीं होती। बात समझ आई? और खर्चे के बदले में आपको कुछ ना कुछ जरूर बेनिफिट मिलता है, कुछ ना कुछ उसके बदले में कुछ ना कुछ आपके पास आता है, लेकिन लॉसेस के लिए आपके बदले में आपके पास कुछ भी नहीं आता। बेसिकली ये दो डिफरेंस होता है। ऐसे ही इनकम, ठीक है, इनकम का पक्का सर्टेनिटी होती है कि मुझे इनकम ये होनी है, लेकिन प्रॉफिट सर्टेन नहीं होता, कभी भी अनसर्टेन होता है प्रॉफिट, कभी ज्यादा कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम। बात समझ आई? अब मैं आपको इस रूल को समझने का बहुत आसान सा तरीका बता देता हूं कि जी हमने ये इसको यहां पर क्यों डाला है, ठीक है। अच्छा, इसका नाम क्या है जी? इसका नाम है नाम मात्र खाते, नॉमिनल अकाउंट, यानी कोई ऐसी चीज जिसको केवल नाम के लिए यूज किया जाता हो, जिसको केवल नाम के लिए यूज किया जाता हो, है ना। यानी इस चीज को अगर मैं रियल में ढूंढने जाऊंगा वो चीज नहीं है, लेकिन नाम के लिए हम उसको यूज कर रहे हैं। आप मुझे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपके सामने रख रहा हूं, ये आपने उम्मीद है उतार लिया होगा, ठीक है। तो चलिए खैर मैं करा देता हूं आपको, मैं एक छोटा सा एग्जांपल लिख के देता हूं, ये मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। आप इस एंट्री को नोट कर लीजिए एक बार, वरना मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। पॉज करके वीडियो नोट कर लीजिए, नोट कर लिया होगा आपने। तो मैं ये हटा रहा हूं, ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूं, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा भैया। ये मैं एक, आपको देखने से पता चल गया होगा मैं क्या बना रहा हूं। नहीं भाई ज्यादा कुछ मत सोचो, दीवार है ये, पता नहीं क्या क्या सोच रहे होंगे आप कि सबने पता नहीं क्या जाल बना दिया, ठीक है। मैंने एक दीवार बनवाई, ठीक है। और भैया जब दीवार बनवाई तो मेरा एक मित्र मेरे पास आता है, मेरे से पूछता है भैया आपने दीवार बनवाई है, भाई विकास भैया कैसे कैसे आपने जो है लागत आई आपकी। मैंने कहा भैया जो दीवार मैंने बनवाई है इसमें 10,000 की तो ब्रिक्स लगी हुई है, ईंटें लगी हुई हैं, ईंट, ठीक है, और 10,000 रुपए का सीमेंट लगा हुआ है भैया, सीमेंट और रेत लगा हुआ है, ठीक है, सीमेंट और रेत लगा हुआ है। और 5,000 रुपए भैया इसमें लगे हुए हैं मजदूरी, क्या लगी हुई है? मजदूरी, क्योंकि किसी ना किसी ने बनाई होगी वो। टोटल मेरे 25,000 रुपए इस दीवार में लग चुके। क्लियर बात समझ आई? अब जब टोटल 25,000 रुपए मेरे इस दीवार में लग चुके, मेरा एक मित्र मेरे पास आया, ठीक है। जब वो मेरा मित्र मेरे पास आके पूछ रहा था कि कितना खर्चा, मैंने उसे बता दिया भाई ऐसे ऐसे मेरा खर्चा है। उसने कहा नहीं भाई नहीं, मुझे तो समझ नहीं आया भाई, तुम तो ज्यादा पैसे बता रहे हो, मुझे एक बार ले चलो जरा दीवार के पास, मुझे देखना है, ठीक है। मैं उसको दीवार के पास ले आया, मैंने कहा देखो भैया अब मैं बताता हूं आपको, ठीक है, क्या कि 10,000 की ईंट लगी हुई है, आप किसी को बुला के ईंट कैलकुलेट गुना करवा लीजिए, मल्टीप्लाई करवा के आप टोटल ईंट कैलकुलेट करवाएंगे तो टोटल ईंट 10,000 रुपए की बैठेगी।
अब मेरे मित्र ने क्या किया, बहुत हिसाबी था, वो हिसाब करने वाला था, उसने तुरंत हिसाब लगाया, जोड़ के बताया हाँ भाई 10,000 रुपये की ईंट लगी है, बिल्कुल सही बात कह रहे हो आप। ठीक है, फिर आगे आगे का क्या खर्चा, सीमेंट और रेत। अब मैंने बताया जी सीमेंट और रेत भी लगा हुआ है। अब भैया सीमेंट और रेत दिखाओ कहाँ लगा। मैंने कहा भाई किसी मिस्त्री को बुला के दिखा लीजिए, जितनी ईंट लगी उनके बीच में लगभग इतने का सीमेंट और रेत लग जाता है। और मिस्त्री को बुलाया, उसने बता दिया कि हाँ जी इतने का सीमेंट और रेत लगा हुआ है। उन्होंने कहा ठीक है भैया 20,000 तो आपने बता दिया, मुझे 5,000 रुपये और दिखाओ कहाँ लगे हुए हैं दीवार। यानी मैंने उसे रेत भी दिखा दिया, सीमेंट भी दिखा दिया, ईंटें भी दिखा दी दीवार में लगी हुई। लेकिन जब मैं उसे दिखाने लगा कि भैया देखो बीच बीच में मजदूरी भी लगी हुई है, तो क्या मैं उसको ये मजदूरी दिखा सकता हूं? नहीं, मैं उसको ये मजदूरी नहीं दिखा सकता। क्यों? क्योंकि मजदूरी रियल में होती ही नहीं है। दीवार में जो काम हो चुका वो दीवार चमक रही है, उसके बीच में लगी हुई कोई मजदूरी आपको नहीं दिखेगी। बात समझ आई? तो यही वो बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको हम रियल में ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगी, लेकिन रियल में होती है। खर्चा तो आया ना मेरा 5,000 का, अगर मैं उसको वो मजदूरी दीवार के बीच में शो ही नहीं कर सकता, क्योंकि है ही वो मजदूरी नाम की कोई चीज दिखती ही नहीं, मैं अगर शो नहीं कर सकता उसको, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज उसमें खर्चा नहीं आया। एंट्री तो करनी पड़ेगी, काहे के लिए? नाम मात्र के लिए, इसलिए इसको नॉमिनल बोलते हैं। ठीक है, मैं एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपको दूंगा, आप तब तक ये नोट करिए, मैं एग्जाम्पल के लिए कुछ लेकर आता हूं आपके लिए। चलिए बच्चों, मैं आ गया हूं अब एग्जाम्पल के लिए, बहुत अच्छी चीज लाया हूं मैं। देखिए अब बहुत इजीली समझिए, जल्दी जल्दी मैं खत्म कर देता हूं। ठीक है, हाँ जी। अब इसके अंदर और क्या चीज आएगी भैया, मेरा एक मित्र वर्किंग करता है, कंपनी में वर्किंग है, काम करता है, उसको मिली भैया सैलरी। क्या मिली? सैलरी, वेतन। ठीक है, मैंने पूछा हाँ भाई आपको वेतन मिला है, आपको सैलरी मिली है? उसने कहा हाँ। मैंने कहा दिखाओ, तो उसने मुझे दिखा दिया, उसने मुझे दिखा दिया। अब मैंने उठाया, उसका हाथ पे से उठाया, देखा ऊपर नीचे भाई। उसने पूछा क्या ढूंढ रहे हो? मैंने कहा सैलरी ढूंढ रहा हूं भाई। उसने कहा यही तो सैलरी है। मैंने कहा ये तो पैसे हैं, ये तो रुपए हैं भाई, ये सैलरी कहाँ है? समझ रहे हैं आप मेरी बात? यानी उसने इन रुपए का नाम क्या रख दिया? सैलरी। ठीक है, एक मजदूर मजदूरी करके आया, मैंने पूछा भाई क्या मिला तुम्हें? उसने कहा मजदूरी मिली जी मुझे। मैंने कहा दिखाओ कहाँ है मजदूरी? उसने दिखा दी। मैंने उठाया, भाई मजदूरी कहाँ है? कह रहे यही तो है मजदूरी। मैंने कहा ये तो रुपए हैं, ये तो मजदूरी है ही नहीं। समझ रहे हैं मेरी बात? मजदूर ने इसका नाम मजदूरी रख दिया, दोस्त ने इसका नाम सैलरी रख दिया था। अब और चलिए, और भाई सामने ही हमारे मकान मालिक मतलब किराए पे दे रखा है उन्होंने अपना घर, तो उसे किराया मिला। ठीक है, मैंने पूछा हाँ भाई तुम्हें किराया मिला? उसने कहा हाँ किराया लिया है मैंने अपने किराएदार से। मैंने कहा दिखाओ किराया, उसने फिर से दिखा दिया। समझ रहे हैं आप मेरी बात? यानी कि उसने क्या कहा इसको? उसने इसको किराया कह दिया। मैंने कहा भाई ये तो रुपए हैं। नहीं भाई किराया है, ये किराया यही मिला है। आप समझ रहे हैं? किसी ने पैसे दिए ब्याज पर, किसने पैसे उधार दिए ब्याज पर। ठीक है, उसे क्या मिला? ब्याज मिला। मैंने कहा भाई दिखाना कहाँ है ब्याज? उसने भी मुझे यही दिखा दिया। यही यानी यही रुपए अलग अलग व्यक्तियों के पास जाकर अलग अलग नामों से जाने जा रहे हैं। कहीं पर इन्हीं को मजदूरी कहा जा रहा है, कहीं पर इन्हीं को वेतन कहा जा रहा है, कहीं पर किराया, कहीं पर ब्याज कहा जा रहा है। बात समझ रहे हैं आप? लेकिन आप एक चीज नोट कीजिए, ये जो चीज है ये फिजिकली मुझे दिखाई देती है, मैं देख सकता हूँ, छू सकता हूँ, लेकिन मजदूरी नाम की चीज, वेतन नाम की चीज, ब्याज के नाम की चीज और किराए के नाम की चीज, ये ऐसी कोई चीज होती ही नहीं है। आप इसी को बोलते हैं सब कुछ। बात समझ आई? यानी कुछ ऐसी चीजें जो केवल नाम के लिए यूज की जाती हो, आप उसको ढूंढ कर नहीं ला सकते, उन्हीं को यहाँ पर नॉमिनल अकाउंट में हम ट्रीट करते हैं। बात सबके समझ आ गई होगी, मैं मान के चल सकता हूँ, मैंने बहुत इजीली आपको समझा दिया। आप भी इस चीज पर आज गौर करेंगे, गौर से देखेंगे कि हाँ यार बहुत सारे वर्ड्स हम सुनते थे, मजदूरी सुनते थे, वेतन सुनते थे, किराया, ब्याज, ये सारी चीजों के नाम सुनते थे, लेकिन रियल में आप इन चीजों को ढूंढने जाओगे ये चीज नहीं मिलेगी।
बात सबके समझ आ गई। तो मैंने आपको ये 3 रूल बता दिए। आप कल क्या करेंगे, मैं कल से फिर से आपके सामने ये जर्नल एंट्री कराऊंगा, कल को करानी शुरू करा दूंगा। आपको केवल ये करना है, जो क्लास मैंने बताई वो ध्यान से पढ़ेंगे, नोट करेंगे, और ये 3 रूल आज आप थोड़ा सा पढ़ लेंगे, एक एक बार बस, ज़्यादा बड़े रूल नहीं है, एक एक बार पढ़ लेंगे, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा सभी बच्चों के पास शेयर कर सकते हैं आप ये वाली वीडियो, क्योंकि ये सभी के काम की है, जो 9th से लेकर 9th क्या जहाँ जो भी अकाउंटिंग पढ़ता है सभी को जर्नल एंट्री तो बनानी पड़ती है। तो सबके पास शेयर कीजिए इस वीडियो को, ठीक है। कल मैं बहुत अच्छे से आपको जर्नल एंट्री करा दूंगा, ऐसी कि आप भूल नहीं पाओगे, दूसरों को पढ़ाओगे। और जर्नल एंट्री माना जाता है कि अकाउंटिंग की नींव होती है जर्नल एंट्री। अकाउंटिंग की नींव अगर पक्की है तो सारी अकाउंटिंग पक्की हो जाएगी आपकी, ठीक है। चलिए गुड बाय, मिलते हैं कल, आप ये पढ़िए आप, ठीक है।